नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आलोक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल साइंस गंगा पे। तो जैसा कि हमने पहले चैप्टर में 11 लेक्चर कर चुके हैं और ये हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर है। इसके बाद आपका एक लेक्चर और आएगा और आपका ये वाला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इस चैप्टर में हमने थ्योरी भी की है और क्वेश्चन भी ढेर सारे लगाए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो बीजपत्र के ऊपर रहेगा। और किस पे रहेगा? बीज के ऊपर रहेगा, जिसमें हम द्विबीजपत्री, भ्रूणपोष और एक बीजपत्री के बारे में देखेंगे। साथ ही हम बीजों के बारे में देखेंगे। साथ ही हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जिनमें से आज ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग करेंगे, क्योंकि अधिकतर मैं सारे क्वेश्चन करा दिया करता हूँ और आप लोग कमेंट में उत्तर नहीं देते। तो आशा है आज आप लोग सारे क्वेश्चन के आंसर के उत्तर कमेंट में देंगे। तो जो हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? द्विबीजपत्री भ्रूण की संरचना। तो हम क्या देखेंगे आज? द्विबीजपत्री भ्रूण की संरचना। तो पहले अपना चित्र देख लेते हैं, फिर चित्र में कौन क्या भाग होता है उसके कार्य देखेंगे। तो ये रहा हमारा द्विबीजपत्री भ्रूणपोष। तो आप देख सकते हैं सबसे ऊपर वाले भाग को हम क्या कहते हैं? मतलब ये सबसे ऊपर वाला भाग हो गया, ये नीचे वाला भाग हो गया, ये वाला मध्य का भाग हो गया। जहाँ पे आपके बीज पत्र रहते हैं उससे ऊपर जितना भाग रहता है वो ऊपरी भाग है, नीचे वाला निचली यानी कि आधारीय। अब ऊपर वाले को हम प्रांकुर कहते हैं, नीचे वाले को हम मूलांकुर कहते हैं या बीज पत्राधार कहते हैं। तो चलो अब एक एक करके समझते हैं कौन क्या है। तो जैसा कि अब ऊपर वाला बीज पत्र, ये आपका मध्य में बीज पत्र हो गया। तो अब इससे ऊपर वाले की बात करते हैं, यानी कि ये वाला भाग, ये हमारा क्या कहलाता है? बीज पत्र का ऊपरी भाग हो गया। तो इसे हम क्या कहते हैं? बीज पत्रोपारिक। क्या कहते हैं? बीज पत्रोपारिक। और इसमें क्या होता है? हमारा प्रांकुर होता है और यहीं से अंकुर निकलता है, मतलब यही अंकुर होता है नया। तो इसी को हम क्या कहते हैं? प्रांकुर कहते हैं। अब देख लो बीज पत्र में क्या रहता है। जो बीज पत्र हमारा मध्य वाला भाग होता है, इसमें क्या उपस्थित होता है? इसमें आपका हमारा भोजन का भंडारण होता है और ये फूला हुआ स्थूल होता है, यानी कि फूला हुआ हिस्सा होता है। आपने कभी चने को उगते हुए देखा होगा, क्योंकि चना द्विबीजपत्री है। तो उसमें जब उगता है तो चना भी बाहर आता है। तो वो दो फूले फूले भाग रहते हैं ना, वही है उसके बीज पत्र। तो आशा है ऐसे आप कनेक्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आप अपने आसपास की चीज़ों से बायोलॉजी, जब आप जियोलॉजी पढ़ते हैं तो अपने शरीर के ऊपर लिया करिए, और जब आप बॉटनी के कुछ पोर्शन पढ़ते हैं तो अपने आसपास के पेड़ों पे सोचा करिए क्या कैसे होता है, तो ज़्यादा दिन तक याद रहता है। फिर आप इससे नीचे वाले भाग पे आ जाओ। किससे नीचे वाले भाग पे? बीज पत्र से नीचे वाला भाग हो गया ये वाला। अब इस पे देखते हैं। अब इसका जो अंतिम भाग होता है, ये वाला जो इसका अंतिम भाग है, ये क्या कहलाता है? मूल गोप होता है। ठीक, और ये मूल गोप शीर्ष होता है, मतलब मूल का शीर्ष भाग होता है। ये जड़ का सबसे आखिरी भाग होता है और इसी को हम क्या कहते हैं? मूलांकुर। ये मूल का निर्माण भी कराता है। ये सबसे क्या है? अंतिम सिरा। और इसको हम क्या कह सकते हैं? मूलांकुर, जो किसका निर्माण कराएगा? मूल यानी कि जड़ का निर्माण कराएगा। और ये यहाँ पे दिखाया हुआ है मूलांकुर, इसी से मूलांकुर का निर्माण होता है। अब चलो, ये वाले भाग को तो आप जान ही गए, यहाँ पे लिखा ही हुआ है बीजपत्राधार, और ऊपर वाले को क्या है? बीजपत्रोपरिक। थोड़े से पॉइंट है, इनको देख लेते हैं। जैसे मूलगोप मूल शीर्ष विभजोतक की रक्षा करता है। ये क्या करता है? यहाँ पे विभाजन हो रही कोशिकाओं की रक्षा करता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और दिया गया है, विकासशील भ्रूण को पोषण देता है। कौन देता है? जो भ्रूण होते हैं ये किसको पोषण देते हैं? विकासशील भ्रूण को, यानी कि बीज पत्र जो होते हैं वो विकसित हो रहे भ्रूण को, यानी कि अंकुरों को क्या देते हैं? पोषण देते हैं। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो वहाँ से जाके आप एक बार इसे दोबारा पढ़ लीजिएगा पूरा। अब हमारा क्या रहेगा? एक बीजपत्री भ्रूण की संरचना। किसकी? एक बीजपत्री यानी कि मोनोकार्ट। अब देखो इसकी संरचना देख लो, फिर इसके भाग के बारे में देखेंगे। जैसे कि ये एक बीजपत्री है और वो कितना था? द्विबीजपत्री। उसमें कितने बीजपत्र दिख रहे थे? एक इधर दिख रहा था, एक इधर दिख रहा था। और ये कितना, ये कैसा है? एक बीजपत्री। तो इसमें कितने हैं?
केवल एक बीजपत्र है। उसमें कितने थे? 2 बीजपत्र थे। अब इसके ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? इसका भी ऊपर वाला भाग क्या कहलाएगा? जो उसमें कहला रहा था, और नीचे वाला भी वही कहलाएगा। अब सबसे शीर्ष भाग की ओर चलते हैं। शीर्ष वाला भाग क्या कहलाता है हमारा? प्रांकुर चोल। और इसको जो ऊपर वाला भाग रहता है इसको हम क्या कहते हैं? प्रांकुर कहते हैं। प्रांकुर ऊपरी भाग हो गया, और सबसे ऊपरी वाला भाग क्या हो गया जो आगे बढ़ता रहता है, उसे हम प्रांकुर चोल कहते हैं। और ये हमारा बीजपत्र हो गया, जिसके बारे में सभी को पता है। ये क्या करता है? भोजन स्टोर करता है, जो किस के काम आता है? पौधे की ग्रोथ में काम आता है। अब आगे चलो, आगे वही है क्या? मूलगोप। ये क्या करता है? खोल के आकार का होता है। अब खोल के आकार का है तो ये क्या करेगा? रक्षा करेगा। फिर ये मूलांकुर हो गया, और ये मूलांकुर चोल हो गया। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं, लेकिन आप चित्र की संरचना याद करके अगर उसके भाग लिख देंगे तो आपको पेपर में नंबर मिल जाएंगे। तो आई होप इतना भी समझ में आया होगा। इससे एक बार पीडीएफ से ज़रूर पढ़िएगा। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा, और टेलीग्राम का चैनल पे पड़ा हुआ है लिंक, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलो अब अगला देखते हैं। अगला क्या है हमारा? बीज। अभी हम क्या देख रहे थे? एक बीजपत्री, यानी कि एक बीजपत्री भ्रूण की संरचना। अब हम क्या देखेंगे? बीज के बारे में देखेंगे। बीज होता क्या है? बीज होता है निषेचित बीजांड को ही बीज कहते हैं, यानी कि निषेचन के बाद जो बीजांड बनता है उससे ही बीज का निर्माण होता है। और क्या है? बीज लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम है। किसका अंतिम परिणाम है? लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम है। फिर देखो, फिर क्या है? बीज। बीज में क्या होता है? अखुआ होता है, भ्रूण होता है, यानी कि अभी हमने पढ़ा भ्रूणपोष होता है, बीज चोल होता है, बीज पत्र होता है। अब एक बीज पत्र हो गया या 2 बीज पत्र, जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, यानी कि मोनोकॉट डाइकॉट हो गया। और बीज चोल क्या हो गया? यह बीज की रक्षा करता है। आई होप इतना भी समझ में आया होगा। अब देख लो अध्य आवरण, यानी कि बीज चोल। बीज चोल के अध्य आवरण, अगर बाहरी आध्य आवरण है तो उसे क्या कहेंगे? टेस्टा कहेंगे। और ये बाहरी बीज चोल होता है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसे पढ़ सकते हैं। और अंतः अध्य आवरण को क्या कहते हैं? टेगमैन कहते हैं। और ये भीतरी बीज चोल होता है। इतना भी एक बार देख लीजिएगा। चलो अब अपनी अगली स्लाइड पे आते हैं। अगली स्लाइड है हमारी, क्या है? बीजांड द्वार। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ चुका है, लेकिन यहाँ पे बीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो बीज में एक छोटा छिद्र होता है, छिद्र के रूप में उपस्थित रहता है। यहाँ अंकुरण के समय जल तथा ऑक्सीजन के परिवहन को सुगम बनाता है। यानी कि बीज होता है शुष्क पड़ा रहता है, जब उसको नमी मिलती है और जल मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है, तो वो क्या करता है? अपनी प्रसुप्ति को तोड़ता है और अंकुरित होता है। तो वो कहाँ से जल ऑक्सीजन जाएगा? बीजांड द्वार से। अब अगला देखो, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, आप इसको नोट करके लिख सकते हैं कहीं भी, मतलब जो ये टॉपिक आए तो आप इसे लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? बीज की संख्या समानुपाती बीजांड की संख्या, यानी कि जितने आपके पास बीजांड रहेंगे उतने बीज बनेंगे। ये पॉइंट भी याद रखना, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। तो हम देखते हैं बीज। अब बीज के बारे में देख लो। अब यहाँ पे अभ्रूणपोषीय, यानी कि गैर भ्रूणपोषीय और भ्रूणपोषी की बात की गई है। तो इसमें देखो क्या होता है। इसमें आपका पहला है अभ्रूणपोषीय में, यानी कि गैर भ्रूणपोषीय में क्या दिया हुआ है? ऐसा बीज जिसका भ्रूणपोष बीज के विकास के दौरान पूरा उपभोग कर लिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? अभ्रूणपोषी या गैर भ्रूणपोषी। अब इसका उदाहरण क्या है? अधिकांश, अधिकांश यानी कि अधिकतर, आधे से ज़्यादा, यानी कि कुछ ही अपवाद होंगे, वो द्विबीजपत्री मतलब होते हैं। मतलब सारे के सारे द्विबीजपत्री होते हैं, लेकिन कुछ आपके कैसे होते हैं? मोनोकॉट, यानी कि मोनोकॉट का मतलब है एक बीजपत्री, जिनमें आपका क्या अपवाद है? ऑर्चिड। अभी इसमें भी एक अपवाद मिलेगा, उसको भी देखते हैं। अब इसमें देख लो,
भ्रूणपोषीय बीज में ऐसे बीज जिनमें विकास के दौरान भी भ्रूणपोष शेष बचा रह जाता है, यानी कि जब पौधा जामा अंकुरित हुआ, अब उसका भ्रूणपोष बाहर आया और पेड़ विकसित हो गया, तब भी उसमें जो भ्रूणपोष है उसमें कुछ शेष रह गया, यानी कि भोजन सारा का सारा उपयोग नहीं कर पाया, तो हमारे क्या कहलाएगा, भ्रूणपोषीय बीज। अब इसका उदाहरण क्या है, अधिकांशतः एक बीजपत्री बीज, यानी कि अधिक से अधिक किस में देखा जाएगा, एक बीजपत्री में। लेकिन इसका अपवाद क्या है आपका, अरंडी। और इस मतलब ये किस में पाया जाता है, ये डाइकॉट है, यानी कि ये द्विबीजपत्री है। आप समझ रहे हैं, इसका ये है, इसका ये है, इसमें का अपवाद इधर आ गया है और इसमें का अपवाद इधर आ गया है। मतलब कहने का मतलब है आप मेरा कि जो अभ्रूणपोषी होता है उसका अपवाद एक बीजपत्री होगा और जो भ्रूणपोषी होता है उसका अपवाद द्विबीजपत्री होगा। तो चलो अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, द्विबीजपत्री भ्रूणपोष में भोजन का भंडारण मुख्यतः कहाँ होता है, यानी कि आपको बताना है जो भोजन का भंडारण होता है वो कहाँ होता है। मूलांकुर पे होता है, परांकुर पर होता है, बीजपत्र पे होता है या बीजांड द्वार पे होता है। तो मैंने पहले ही बताया था कहाँ पे होता है, आपका जो बीजपत्र होता है वो भोजन का संचय करते हैं, चाहे वो एक बीजपत्री हो चाहे वो द्विबीजपत्री हो, किसी में भी हो उसमें क्या करेंगे, भोजन का स्टोरेज करेंगे और विकसित हो रहे जो पेड़ हैं उनको क्या करेंगे, ऊर्जा प्रदान कराएंगे। अब यहाँ पे देखो, एक बीजपत्री भ्रूण में बीजपत्र को क्या कहा जाता है, तो इसमें भी आपका क्या कहते हैं, टेगमेन कहते हैं, इसको टेलम कहते हैं। तो यहाँ पे जो आपका राइट होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या कहते हैं, इसको टेलम, याद रहेगा क्योंकि नीचे वाले हो नहीं सकते, यहाँ पे ही आंसर है तो नीचे नहीं जाएंगे। अब देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, मूल शेष विभोजक की रक्षा कौन करता है, यानी कि जो विभाजित हो रही नीचे मूल में कोशिकाएं होती हैं उनकी रक्षा कौन करता है, मूलगोप करता है, बीजपत्र करता है, प्रांकुर चोल करता है या एपिकोटेलम करता है। तो कौन करता है उसकी रक्षा, अब मूल शेष विभोजक है तो उसकी रक्षा कौन कर रहा था, वहाँ पे चित्र में जाओ, अपने दिमाग से सोचो कौन कर रहा था उसकी रक्षा कर रहा था आपका मूलगोप। अब अगला देखो, अगला क्या है हमारा, चौथा नंबर क्वेश्चन है, बीज में जल एवं ऑक्सीजन के परिवहन को कौन सुगम बनाता है। आपको बताना है कौन सुगम बनाता है, टेस्टा कराता है, बीजपत्र कराता है, बीजाणुद्वार कराता है, इसको टेलम कराता है, तो कौन कराता है। तो मैंने 2 जगह इसको बताया है, जब मैं बीजांड बताता था तब भी मैंने इसको बताया था और आज भी मैंने बताया है। कौन कराता है, बीजांड द्वार कराता है। यहाँ पे हल्का छिद्र होता है, वहीं से आपका जल, हवा और जो बीज में होता है वो नमी अवशोषित करता है। तो अब अगला देखो, तो अभी 4 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, अब ये वाला आपको करना है और इसका आंसर मुझे कमेंट में ज़रूर चाहिए। अब छठवा देखो, छठवा भी आसान है और इसका भी आप लोग कमेंट में उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। अभी मैंने 4 मैंने कराए हैं, 2 आपने किए हैं और 2 आपको करने हैं और ये वाला भी मैं करा रहा हूँ, इसके बाद 2 आपको करने हैं। निम्न में से क्या कहा है, निम्न में से भ्रूणपोष बीज का उदाहरण है, यानी कि ऐसा उदाहरण बताना है जिसमें भ्रूणपोष पाया जाता हो। किसमें, मटर में पाया जाता है, चने में पाया जाता है, अरंड में पाया जाता है या सेम में पाया जाता है। तो आप सभी को पता है जो क्या होता है, भ्रूणपोष पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है, मोनोकार्प में, यानी कि एक बीजपत्री में। किसमें, एक बीजपत्री में पाया जाता है। तो लेकिन यहाँ पे जितने भी उदाहरण दिए गए हैं वो किसके दिए गए हैं, द्विबीजपत्री के। किसके दिए गए हैं, द्विबीजपत्री के। किसके दिए गए हैं, 2 बीजपत्री के। लेकिन इसमें अपवाद क्या था, वही आपको याद रखना है। कौन सा अपवाद था, अरंडी। ये है तो द्विबीजपत्री लेकिन इसमें भ्रूणपोष पाया जाता है, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब 8वां नंबर क्वेश्चन है, यह वाला क्वेश्चन भी आप लोग के लिए है।
आपको इसका भी आंसर कमेंट में ज़रूर देना है। क्या कहा है, बीज का बाहरी बीजचोल किससे बना होता है? आपको याद करना है। ये वाला छठवें लेक्चर में मैंने बताया था, बीज का जो बाहरी चोल होता है वो किससे बना होता है, ये आपको बताना है। अब 9वां क्वेश्चन हमारा, इसको भी आप लोग करिएगा, क्योंकि हमेशा मैं सारे से क्वेश्चन करा दिया करता हूँ, सिर्फ 1 या 2 आप लोग को करना रहता है, लेकिन आज आपको 4 क्वेश्चन के उत्तर देने हैं। तो चलिए अपना लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा है आपको समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिए, और अगला चैप्टर कौन सा शुरू करना है इसके लिए भी सुझाव दे सकते हैं। थैंक यू।